दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, क्या हाल है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है और वो ये है कि 25 मैन का जो स्क्वाड है वो आ चुका है पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम का। एंड एज़ वी ऑल नो कि उसमें बहुत से सवालात हैं जो आप लोगों के दिमाग में भी होंगे और मेरे दिमाग में भी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम स्क्वाड का प्रॉपर एक एनालिसिस करें, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो सेकेंड लेग है, होम लेग है, जो हो सकता है इस्लामाबाद में हो, पाकिस्तान की सरहदों में, उसके लिए 6 मैक्सिमम चेंजेस की जा सकती हैं। 6 मैक्सिमम चेंजेस हो सकती हैं इस स्क्वाड के अंदर। ये जो 23 मैन स्क्वाड है तो कुछ भी परमानेंट अभी नहीं है। मतलब आदिल नबी का जो केस है वो अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, हसन बशीर का केस जो है वो क्लोज़ नहीं हुआ है, अदनान याकूब का जो केस है वो भी अभी क्लोज़ नहीं हुआ है। ये सारे आ सकते हैं प्लेयर्स जितने भी हैं और इनको NOC दिया जा सकता है। तो ये अभी तक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। स्क्वाड के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक सवाल उठाया गया है वो ये है कि 2 लेफ़्ट बैक्स हैं और 3 राइट बैक्स हैं। 3 राइट बैक्स जिसमें कि हम सब जानते हैं कि मोहिबुल्लाह अफरीदी उसके अंदर है, फिर उसके अंदर राव उमर हयात की एकदम से लास्ट मिनट पे ड्रामेटिक एंट्री होती है, और जो एक और हमारा जो राइट बैक है वो इसके अंदर जो मौजूद है वो है अली खान न्याजी, जो कि सैफ में इंडिया भी गया था। दूसरा जो लेफ़्ट बैक वाली पोजीशन है उधर आपके पास सुहेल खान है, जो कि 2 मैचेस खेला था एशियन कप में, AFC अंडर-23 एशियन कप, वो क्वालिफायर्स जो थे। और जो दूसरा लेफ़्ट बैक है वो है कोयटा वाला लड़का जिसका नाम है जुनैद शाह। अब सुफियान जो एक लेफ़्ट बैक है वो नहीं है, और अब्दुल्ला शाह का जो आप देख रहे हैं कि वो स्क्वाड में नहीं है, जो कि सैयद अब्दुल्ला शाह का स्क्वाड में होना ज़रूरी था। वो पाकिस्तान का बेस्ट लोकल सेंटर बैक है, वो इंडिया भी गया था एंड नाउ ही इज़ नॉट इन द स्क्वाड। अचानक से ही इज़ नॉट इन द स्क्वाड। तो सैयद अब्दुल्ला शाह क्यों नहीं है, मुझे इसका रीज़न पता है लेकिन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सैयद अब्दुल्ला शाह के साथ मैंने इंटरव्यू भी किया था, पॉडकास्ट भी किया था। उसके लिए बहुत मसला हो जाएगा और NC के लिए बहुत मसला हो जाएगा, तो बेहतर है कि मैं अभी अपना मुंह ना खोलूँ। दूसरा ये कि सूफियान जो है वो भी स्क्वाड में नहीं है। उसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया? क्या सूफियान को टेक्निकल बेसिस पे सेलेक्ट नहीं किया गया या लाइक्स और डिसलाइक्स की बेसिस पे सेलेक्ट नहीं किया गया? हमें नहीं पता, क्योंकि NC कुछ बताती तो है नहीं। वो हर चीज़ जो है वो खुफिया तरीके से करते हैं, हम सबको पता है ये बात। तो सूफियान जो है उसका पेस काफ़ी अच्छा था, ट्रैक बैक काफ़ी अच्छा था। अगर आप सुहेल से कंपेयर करें, ही इज़ अ मच बेटर लेफ़्ट बैक लोकल। अगर आप लेफ़्ट बैक देखें, ही इज़ मच बेटर देन सुहेल। तो मुझे नहीं समझ आती क्या कॉन्स्टेंटाइन जो है वो फिज़िकलिटी देख रहा है सुहेल की, या उसको पेस नहीं चाहिए एक लेफ़्ट बैक के अंदर, क्योंकि सुफियान के पास वो पेस था जो कि सुहेल खान के पास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा ये पॉइंट है जो कि मैं रेज़ करना चाहता था कि इस स्क्वाड में ये जो 2 चीज़ें हैं ये तो हैं ही नहीं बिल्कुल, कि सूफियान और अब्दुल्ला शाह का ना होना। अब स्ट्राइकर की बात कर लेते हैं। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन की जो सिस्टम होता है उसके अंदर आपको एक फोकल पॉइंट चाहिए होता है, एक स्ट्राइकर चाहिए होता है, और वो जो फोकल पॉइंट है, जैसे सुनील छेत्री एक फोकल पॉइंट होते थे। मैं इंडिया के एग्जांपल बार बार इसलिए देता हूँ क्योंकि वो इंडिया का मैनेजर रह चुका है, तो इंडिया का नाम आना ही आना है, ठीक है। तो ज़ाहिर है कि मैंने सुनील छेत्री सर का नाम लेना है। ही इज़ गोइंग टू नीड दैट स्ट्राइकर जो कि डायगनल रन्स बनाता हो, जो कि एजाइल हो, जिसके अंदर थोड़ी सी फिज़िकलिटी भी हो। चलो फिज़िकलिटी इतनी फिर भी मैटर नहीं करती, लेकिन वो कम से कम एजिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, और उसको बॉक्स में डायरेक्ट रन्स मारने चाहिए। ही डज़ नॉट नीड अ फॉल्स 9, ही नीड्स अ डायरेक्ट टारगेट मैन उसको चाहिए, जो कि नहीं है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि स्ट्राइकर तो आपके पास है ही नहीं, आपके पाकिस्तान के स्क्वाड में स्ट्राइकर नहीं है। फरीदुल्लाह आप लेके जा रहे हो जो कि कोयटा बलूचिस्तान का लड़का है। नथिंग अगेंस्ट हिम, नथिंग अगेंस्ट हिम, उसके अंदर एजिलिटी नहीं है, उसके अंदर एजिलिटी नहीं है। वो बॉक्स में अराइव नहीं करता, मैंने उसे कभी बॉक्स में अराइव करते हुए नहीं देखा। ये जो एशियन कप क्वालिफायर्स हुए हैं अंडर-23 के, मैंने अभी तक उसको नहीं देखा। आप फिर लेके जा रहे हैं वो जो कराची यूनाइटेड का हमारा लड़का है मोहम्मद वहीद। अब मोहम्मद वहीद ने लास्ट जो गोल है वो मारा है कुवैत के ख़िलाफ़ अंडर-19 में 4 साल पहले, 2019 में। 4 साल हो गए, अभी तक उसने उस गोल के बाद कोई गोल ठोका नहीं है। तो जाहिर सी बात है 3.5 साल तो बैन लगा हुआ था, वो कैसे गोल मारता, वो क्या करता बेचारा। वो उसने डाइग्रेस होना था, क्योंकि ना यहाँ कोई स्टेडियम है ना कोई लीग है। जिस एकेडमी से वो निकला था वो एकेडमी उसने छोड़ दी, कराची यूनाइटेड। जब उसने छोड़ी है वो डाइग्रेस कर गए, ठीक है। तो अब वलीद बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल। जो आप स्ट्राइकर लेके जा रहे हो वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उसके अंदर कोई फॉर्म नहीं है किसी भी किस्म की। और फरीदुल्लाह हमें पता है कि फ़िज़िकलिटी के अलावा उसके पास कुछ नहीं है ऑफ़र करने को। ना होल्ड अप कर सकता है, ना उसके पास पेस है, ना वो एक टारगेट मैन है, ना वो बॉक्स के अंदर रन्स बना सकता है, ना वो पीछे ड्रॉप कर सकता है। तो कोई ख़ास स्किल नहीं है उसके पास कि आप स्किल की बुनियाद पर उसको कह रहे हो कि जी वो टीम के अंदर है। ही इज़ जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ
फिज़िकलिटी कि वो टीम में है, तो आपके पास कोई प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है अगर देखा जाए। दूसरा यूसुफ है जो कि वापडा के लिए खेलता है। यूसुफ को मैंने इतना खेलता हुआ नहीं देखा, मुझे नहीं पता वो एक प्रॉपर स्ट्राइकर है या नहीं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। तो आई होप कि यूसुफ जो है वो एक अच्छा प्लेयर हो। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि लाहौर से इसका ताल्लुक़ है, पंजाब में काफ़ी मशहूर है ये, एंड इसकी ड्रिबलिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो वो भी देख लेंगे कि कैसे करता है ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। आई होप ही परफॉर्म्स वेल। एशियन गेम्स में ये खेल चुका है पाकिस्तान के लिए 2018 में, आज से 5 साल पहले, और उसके बाद से इसकी प्रोग्रेशन कैसे हुई है किसी को कुछ नहीं पता। फ़िलहाल ये एक डिपार्टमेंट के लिए खेल रहा है। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। ये भी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या यूसुफ जो है वो स्ट्राइकर है या नहीं, मुझे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, तो मैं वसूख के साथ नहीं कह सकता। जहाँ तक बात है कि प्लेइंग 11 में ये जो टूल्स हैं, ये जो टूल्स दिए गए हैं स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को कि वो अपने प्लेइंग 11 किस तरह बनाएगा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर का प्लेइंग 11 वो कैसे बनाएगा, ये जो टूल्स हैं इसके अगर हम मद्देनज़र इसको रखते हुए देखें तो मुझे लगता है अगर हम 4-4-2 में जाएँ, क्योंकि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन का बेसिक सिस्टम क्या है, 4-4-2 है, तो 4-4-2 के सिस्टम में आई बिलीव कि 7 डायस्पोरा प्लेयर्स हैं इस स्क्वाड के अंदर, 7 डायस्पोरा प्लेयर्स हैं, मज़ीद आ सकते हैं सेकंड लेग के अंदर। उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगा कि हसन बशीर का NOC अप्रूव नहीं हुआ है, अदनान याकूब का नहीं NOC अप्रूव हुआ, उस पर बाद में आएंगे। बट द थिंग इज़ कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्ट्राइकर कौन होगा। सबसे पहला सवाल, आप 75,000 का क्राउड है कैम्बोडिया का, जो उनका होम होगा, उधर आपने 12 अक्टूबर को खेलना है, तो आप 75,000 के क्राउड के सामने एक यंग लड़के को, सलमान काका को खिलाएंगे, सलमानुल हक को, या आप यूसुफ बट जो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 या 2 जो हैं, हमारी जो पूरी टीम है इसके अंदर 1 या 2 प्लेयर्स हैं जो कि 30 साल से ऊपर के हैं, बाकी आपके पास इतना ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको एक्सपीरियंस के लिए लेके आए हैं। दूसरा, ये डायस्पोरा प्लेयर है, सो ही इज़ प्लेइंग इन डेनमार्क। अब आप सलमान काका को खिलाओगे या यूसुफ बट को, ये आपके ऊपर है। मेरी नज़र में अगर 75,000 का सामने क्राउड है तो इतने यंग लड़के को 75,000 के क्राउड के अंदर, लायंस डेन के अंदर आप नहीं फेंक सकते, ठीक है, शेर के गार में। तो मेरे हिसाब से तो यूसुफ बट होना चाहिए, बट यूसुफ बट का प्रॉब्लम ये है कि वो लॉन्ग बॉल फुटबॉल नहीं खेल सकता, और अब हम लॉन्ग बॉल फुटबॉल खेलने वाले हैं। ही प्लेज़ शॉर्ट पासिस, वो उसमें बहुत अच्छा है, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत अच्छा है, लेकिन पोजीशनिंग बिल्कुल बकवास है यूसुफ बट की, तो ये हम सबको पता है। डिफेंस लाइन में हमारा होगा अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान। अब्दुल्ला शाह नहीं है, वो क्यों नहीं है वो बात की बात है, लेकिन अब्दुल्ला और ईसा सुलेमान जो है ये आपके सेंटर बैक्स होने वाले हैं। देन सुहेल लेफ़्ट बैक होगा, सुहेल ही मुझे लग रहा है उसी को खिलाएंगे। एंड राइट बैक पे राव उमर हयात की जो ड्रामेटिक एंट्री हुई है, ये मुझे लग रहा है कि राव उमर हयात को इसीलिए वापस लेकर आए हैं क्योंकि इनको समझ आ गई है। मैंने पहले भी कहा था कि 40 प्रोबेबल्स में राव उमर हयात का नाम क्यों नहीं है। आपने अपने बेस्ट लोकल राइट बैक को क्यों नहीं डाला 40 मैन के स्क्वाड में, और अब मैं दोबारा यही कह रहा हूँ कि जैसे ही स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन आया उसने डाल दिया फ़ौरन, ठीक है। तो बात यह है कि जो आपका बेस्ट लोकल प्लेयर है आप कम से कम उसको तो यूज़ करें। दूसरी चीज़ ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि एक राइट विंगर की एंट्री होती है यहाँ पे, जो कि एक डायस्पोरा प्लेयर है जिसका हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो वापस आएगा, और वो है अब्दुल समद अरशद, जो कि तकरीबन 3-4 मैचेस पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है। मॉरिशस वाले टूर्नामेंट में भी था, सैफ में वो नहीं खेला था, सैफ में एक भी मैच नहीं खेला था वो, लेकिन वो मॉरिशस वाले टूर्नामेंट में था। तो वो राइट विंगर अब क्यों आया वो, क्योंकि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन को चाहिए होता है पेस, ही नीड्स अ लॉट ऑफ पेस ऑन द विंग्स। दूसरी तरफ ओटिस खान होगा, ओटिस का पेस आएगा, अब्दुल समद अरशद का पेस आएगा, और ये सिर्फ 20 साल का लड़का है। तो 20 साल का डायस्पोरा प्लेयर है, इसका मतलब है कि इसके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है डेवलप होने के लिए। एंड अभी डेनमार्क की सेकंड या थर्ड डिवीज़न में वो खेल रहा है। तो अब्दुल समद अरशद का आना एक ट्रम्प कार्ड हो सकता है, ये तुरप का पत्ता हो सकता है पाकिस्तान फुटबॉल टीम के लिए, और ये बहुत अच्छी और खुशाइन बात है कि ये आ गया। तो मैं डेफिनेटली राइट विंग पे उसी को खिलाऊँगा। डबल पिवट में 2 ही लड़के आते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला इकबाल को अब आप डबल पिवट में नहीं खिला सकते हो क्योंकि पीछे अब्दुल्ला शाह नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप मामून मूसा को ला के अब्दुल्ला इकबाल को मिडफील्ड में डाल दें, लेकिन मैं शायद ऐसा ना करूं। मैं रईस नबी और आलमगीर के साथ जाऊंगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप रजब अली हज़ारा को डाल देंगे, और आप डबल पिवट में किसी को भी नहीं खिला सकते। या अली उज़ैर है, अली उज़ैर को तो मैं बिल्कुल भी ना खिलाऊँ, मैं तो उसको नहीं खिलाऊँगा, आई डोंट थिंक ही इज़ गुड इनफ। रजब अली हज़ारा को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको भी वैसे कंसिडर नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से हमारे जो 2 बेस्ट डबल पिवट वाले प्लेयर्स हैं वो एक रईस नबी है, जो कि मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि मैं ख़ुद रईस नबी का बहुत ज़्यादा मैंने उसको अपोज़ किया है। आई डोंट थिंक ही इज़ गुड इनफ फॉर पाकिस्तान नेशनल टीम।
एतज़ाज़ और आदिल नबी को अगर हम कंपेयर करें तो रईस नबी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी हमारी क्योंकि मजबूरी है तो खिलाना पड़ेगा। राइट विंग पे अब्दुल समद रशद, लेफ़्ट विंग पे ओटिस खान, और मेरे 2 स्ट्राइकर जो होंगे, मैं हारून हामिद को सेकंड स्ट्राइकर खिलाऊंगा। तो आपकी प्लेइंग 11 के अंदर ही 7 डायस्पोरा प्लेयर्स आ सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। प्लेइंग 11 में ही 7 डायस्पोरा प्लेयर आ सकते हैं। फिर आपका 4 जो हैं वो लोकल प्लेयर्स हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि 7 में से इस बार जो 6 डायस्पोरा प्लेयर्स हैं वो काफ़ी तगड़े हैं। अब्दुल समद अरशद का प्रॉब्लम ये है, जो राइट विंगर है हमारा, वो फिनिशिंग नहीं कर सकता। वो 6 यार्ड के बॉक्स से मिस कर देता है, 6 यार्ड से मिस कर देता है वो। उसके लिए इतनी प्यारी प्यारी बॉल्स बनाई हैं हारून हामिद ने, उसको डिलीवरीज दी हैं, लेकिन वो गोल स्कोर नहीं कर पाता। उसका ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। डबल पिवट में मुझे ऐसा लगता है कि रईस नबी और आलमगीर वर्टिकल पासेस नहीं दे सकते। वो डायगनल पासेस तो चलो आलमगीर दे देता है, फिर भी वर्टिकल पास नहीं दे पाते। ये फ्रंट 3 को या फ्रंट 2 को कैसे कनेक्ट करेंगे, या फ्रंट 4 अगर बनता है, अगर आप समझें कि अब्दुल समद अरशद आगे जाएगा, ओटिस आगे जाएगा, 2 स्ट्राइकर आगे होंगे, तो क्या होगा फिर? ये कैसे वर्टिकल लाइंस देंगे? वर्टिकल लाइंस में पास करना ज़रूरी है। यू नीड टू ब्रेक द लाइंस इन ऑर्डर टू स्कोर अ गोल। और गोल कौन मारेगा? स्ट्राइकर तो आप लाए नहीं, ना इमरान कियानी है, ना मिकाइल अब्दुल्ला है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। राव उमर हयात में मुझे खुशी इसलिए है कि वो बार बार ओवरलैपिंग और अंडरलैपिंग रन्स निकाल के क्रॉस देना जानता है। अटैकिंग फुल बैक है, अटैकिंग माइंडेड है। ही इज़ द ओनली अटैक माइंडेड फुल बैक इन पाकिस्तान राइट नाउ, ओनली। तो इसका होना ज़रूरी था। अच्छी बात है, एक नई डायमेंशन देगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा लेफ़्ट साइड से अटैक करती है। पाकिस्तान ऑलवेज़ अटैक्स फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, क्योंकि ओटिस खान पे डिपेंडेंसी है। ओटिस खान पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो इसलिए मुझे ये खुशी है कि राव उमर हयात आगे कम से कम अटैक में हेल्प करेगा। बट राव उमर हयात भी आउट ऑफ पोजीशन होता है। ही इज़ नो रीस जेम्स, ही इज़ नो माल्डीनी, ही इज़ नो ट्रेंट। ठीक है, जो आपके पास है वो यही है अभी। तो अभी ये सीन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मेंस टीम है उसको फुल बैक में डायस्पोरा प्लेयर्स की शदीद ज़रूरत है। विमेंस टीम में भी शदीद ज़रूरत है, शदीद। दूसरी मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि नोमान डोडो को आप लेकर आए थे 40 प्रोबेबल्स में। नोमान डोडो भी गायब हो गया अचानक से। राव उमर हयात नहीं था, वो राव उमर हयात जो है वो अचानक से 23 में आ गया। वो 40 प्रोबेबल्स में था ही नहीं, आप उसको ले आए अचानक से। ठीक है, ये इमरजेंसी, यहाँ पे हर चीज़ ड्रामेटिकली होती है, हर चीज़ इमरजेंसी के साथ होती है, और हर चीज़ विदाउट एनी प्लानिंग और प्रिपरेशन होती है पाकिस्तान में। क्योंकि ये हम हैं अनप्रेडिक्टेबल, हम ऐसे ही हैं, हम यही करते हैं हर स्पोर्ट्स में। एक स्पोर्ट्स नहीं है ये, हर स्पोर्ट्स में यही होता है। तो कोई थिंकिंग नज़र नहीं आ रही, लग ऐसे ही रहा है कि सारे स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन के प्लेयर्स हैं। बाकी ये है कि आदिल नबी को लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वो आ जाए, बट एक चीज़ है कि वो सेकेंड लेग में होगा। आई बिलीव कि अब इलेक्शंस जो PFF के हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो इलेक्शंस हैं, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीफा ने जो मीटिंग की थी जनवरी में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, विद PFF नॉर्मलाइजेशन कमेटी, उन्होंने साफ बोला है, साफ कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है PFF का वो इलेक्शंस के बाद चेंज होगा, उससे पहले हम आपको इख्तियार नहीं दे सकते। नॉर्मलाइजेशन कमेटी को फीफा इख्तियार नहीं देगी। मीन्स के नॉर्मलाइजेशन कमेटी को हर सूरत अब फोकस करना होगा इलेक्शन पे। ये फीफा ने बोल दिया है कि आप इलेक्शन पे फोकस करें, हम आपको आगे फंडिंग नहीं देंगे। आप मार्च में 2024 में PFF के इलेक्शंस करवाएं, ताकि जो इलेक्टोरल बॉडी आएगी वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगी। हम सबको पता है कि किसने आना है, या तो फैसल साले हयात ने, पीपल्स पार्टी, या फिर अशफाक ग्रुप PTI। तो इसमें से कोई 2 आएंगे, और फीफा को उनको रगड़ना पड़ेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन PFF का चेंज करें, उनको रगड़ना पड़ेगा। जैसे श्रीलंका के जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको फीफा ने रगड़ा दिया था, उसको बैन कर दिया था, क्योंकि श्रीलंका जो फेडरेशन है वो नहीं मान रही थी किसकी बात, फीफा की। वो बात नहीं मान रहे थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करते। उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रॉब्लम हुआ था, वहीं पे प्रॉब्लम था, तभी बैन हुआ था। अगर फैसल साले हयात या अशफाक ग्रुप आते हैं और ये आगे से कहते हैं जी हम कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करेंगे, फीफा पाकिस्तान फुटबॉल की टीम को बैन कर देगी पता नहीं कितने सालों के लिए। ठीक है, ये होने वाला है। और इलेक्शंस तो ज़रूरी हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्शंस के बाद क्या हो सकता है। फीफा फुटबॉल को बैन कर सकती है पाकिस्तान के अंदर, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज ना किया। अगर कर दिया, फीफा के मुताबिक किया और अपनी डंडियाँ ना मारी अंदर, फीफा के मुताबिक अगर ये कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये भी हम भी श्रीलंका की तरह आज़ाद हो जाएंगे फैसल साले हयात के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन से, और शायद पाकिस्तान फुटबॉल जो है वो राइज़ कर जाए। तो ये है। बाकी ये है कि आई विश द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स। मेरा किसी प्लेयर से कोई पर्सनल इशू नहीं है, लेकिन कुछ सिलेक्शंस हैं
जिससे मुझे बहुत दुख हुआ है कि जिन लड़कों को बाहर किया गया है। बाकी ये है कि मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपकी कोई सजेशन है या आपकी कोई टीम के अंदर इंडक्शंस हैं, जो आपका कोई भी ओपिनियन है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। टेक केयर, आई सी यू सून, हस्ता ला विस्ता। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।